हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। ये मेरा नाम है, ये एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन मेरा यूट्यूब चैनल है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम किस वर्ष प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस वर्ष प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन इसमें चार हैं। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसमें सी सही है। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम 1873 में प्रयोग किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसमें बताना है, ये ऑप्शन ए में है इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन सी अमेरिका के ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा 1873 में सबसे पहले प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है कृषकों को सलाह देना है, ऑप्शन बी है कृषकों को प्रशिक्षण देना है, ऑप्शन सी है कृषकों को खाद, बीज व अन्य साधन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा देना। तो इसमें ऑप्शन डी सही है दर्शकों, क्योंकि प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि अपने प्रयासों से ही अपनी ही समस्याओं को समाधान करने की शिक्षा दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन यानी प्रसार शब्द लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसमें चार ऑप्शन है, जिसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है आप बताइए। इसमें ऑप्शन सी सही है, एक्स एंड टेंसियो। एक्स एंड टेंसियो। तो एक्सटेंशन शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स एंड टेंसियो। टेंसियो, एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, आउट मतलब बाहरी, स्ट्रेचिंग मीन्स खिंचाव या तनाव। बाहरी खिंचाव तनाव को ही क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें से चार ऑप्शनों में से एक है जो प्रसार शिक्षा की विशेषता नहीं है, अन्य तीन जो है इनकी विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिकता, इनफॉर्मल। तो ये भी जो है प्रसार शिक्षा की एक विशेषता है। परिवार मुख्य बिंदु, ये भी इसकी विशेषता है। अनवरत यानी लगातार जो है कंटिन्यू प्रोसेस चलने वाली है, तो ये भी है शिक्षा। लेकिन अशैक्षिक प्रक्रिया, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है प्रसार शिक्षा की, क्योंकि
प्रसार शिक्षा का मतलब ही कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करना है, ठीक है, अशैक्षिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसार का सिद्धांत नहीं है? इसमें बताना है प्रसार का सिद्धांत नहीं है। तो पहला है नेतृत्व का सिद्धांत, ये भी प्रसार का सिद्धांत है। दूसरा है रुचियों व आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये भी प्रसार का सिद्धांत है। सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत ये भी है, और इसमें जो है ये सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत, ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। इसलिए इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें आंसर डी होगा, सांस्कृतिक अपरिवर्तन का सिद्धांत। क्योंकि सांस्कृतिक अपरिवर्तन नहीं, परिवर्तन होता है किसमें? प्रसार शिक्षा के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आज ज़्यादातर क्वेश्चन गलत या नहीं वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रसार कार्य शैक्षिक प्रकृति का होता है, तो प्रसार कार्य से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती रहती है, तो शैक्षिक प्रकृति का हो गया। स्वतः प्रेरणा प्रसार शिक्षा का सार तत्व है, यानी स्वयं से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, ये भी सार तत्व है। ऑप्शन सी है विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक नहीं, ये ऑप्शन है। इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विकास कार्यों में भागीदारों की संतुष्टि कैसी है? आवश्यक है। कैसी है? आवश्यक है। अगर आवश्यक नहीं होगा तो उसमें कौन भाग लेगा? कोई भाग ही नहीं लेगा। तो इसलिए इसकी संतुष्टि आवश्यक है, ये होगा, ये गलत है। अगला देखते हैं, प्रसार कार्य पूरे परिवार के लिए होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। ये तो गलत ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम नियोजन का सिद्धांत है? कौन सा कार्यक्रम नियोजन का? तो इसमें पहला ऑप्शन है वास्तविक आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों पर आधारित हो, यानी फैक्चुअल नीड पर और सिचुएशन पर आधारित हो, तो ये भी है सिद्धांत। उद्देश्य स्पष्ट हों तथा उनका समाधान हो, ये भी है। एक निश्चित कार्य योजना हो, यानी एक प्लान ऑफ वर्क होना चाहिए, और उपरोक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रसार नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है? यानी इसमें एक चरण नहीं होगा, अन्य सभी चरण होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन ए है तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना, ये एक चरण है। स्थिति का विश्लेषण, ऑप्शन बी में स्थिति का विश्लेषण, ये भी है। ऑप्शन सी में है समस्याओं को पहचानना, ये भी जो है एक चरण है। ऑप्शन डी में प्रतिवेदन तैयार करना, ये जो है प्रसार नियोजन प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण योजना बनाने में सम्मिलित नहीं है? कौन सा चरण योजना बनाने में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है कार्य योजना का विकास, ऑप्शन बी स्थिति का विश्लेषण, ऑप्शन सी समस्याओं को पहचानना, ऑप्शन डी उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ए कार्य योजना का विकास, ये जो है इसका नहीं है।
इसमें चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम नियोजन एक विधि है। कार्यक्रम नियोजन एक विधि है, क्या है? ऑप्शन ए में है लोगों द्वारा काम करने की है, लोगों के लिए काम करने की है। ऑप्शन सी है लोगों के साथ काम करने की है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन सी, लोगों के साथ काम करने की। कार्यक्रम नियोजन एक विधि है। ठीक है दर्शकों, अगला क्वेश्चन है, प्रसार मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? प्रसार मूल्यांकन बोलें तो एक्सटेंशन इवेलुएशन, एक्सटेंशन इवेलुएशन, इवेलुएशन यानी कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। जिस प्रकार से हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद उसका मूल्यांकन करके हमारे रिजल्ट का पता चलता है, उसी प्रकार से प्रसार कार्यक्रमों का भी मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? देखिएगा, ऑप्शन ए में है कार्यों को सुधारने के लिए परिणाम प्राप्ति का आधार प्रस्तुत करता है। बिल्कुल बात सही है, कार्यक्रम सुधारने के लिए परिणाम प्राप्त का आधार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी है संभावित उपाय हेतु आवश्यकताओं को पहचानने में सहायक हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है प्रयुक्त की गई विधि व तकनीक के मूल्यांकन के निर्णय में सहायक है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रसार मूल्यांकन एक्सटेंशन इवेलुएशन का चरण नहीं है, यानी एक्सटेंशन इवेलुएशन का चरण कौन सा नहीं है, यानी 3 है, इसमें एक कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है उद्देश्यों का बनाना, ऑप्शन बी है उद्देश्यों को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी है पुनर्विचार, और ऑप्शन डी है संकेतों को पहचानना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, उद्देश्यों का बनाना। ये जो है मूल्यांकन का जो है चरण नहीं है, किसका है? ये है प्रोग्राम प्लानिंग का, प्रोग्राम प्लानिंग का है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। इसमें से बताना है ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। तो ग्रामीण जीवन की विशेषता, पहला ऑप्शन देखिएगा प्राकृतिक वातावरण, गांव में प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है। ऑप्शन सी है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता भी होती है। ऑप्शन डी है प्रकृति पर निर्भरता भी होती है। और ऑप्शन बी है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, श्रम विभाजन ये ग्रामीण जीवन की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्रामीण जीवन की विशेषता है। अब इसमें बताना है कि ग्रामीण जीवन की विशेषता कौन है। तो ग्रामीण जीवन की विशेषता में पहला ऑप्शन ए देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण की प्रधानता, ये भी नहीं है, क्योंकि मानव निर्मित पर्यावरण की प्रधानता नहीं होती ग्रामीण में, वो प्राकृतिक होती है। इसके बाद है औपचारिकता, तो गांव में या ग्रामीण जीवन में क्या पाई जाती है? अनौपचारिकता, अनौपचारिकता पाई जाती है, औपचारिकता नहीं पाई जाती है, तो ये भी विशेषता नहीं है। अगला है ऑप्शन सी कृत्रिमता, कृत्रिमता यानी कि जो है कृत्रिमता जो है आर्टिफिशियली
कम पाया जाता है, प्रकृति पर निर्भरता होती है। और ऑप्शन डी है एक रूपता, होमोजेनिटी ज़्यादा पाई जाती है। हेट्रोजेनिटी जो है अर्बन में पाई जाती है, यानी शहरी क्षेत्रों में हेट्रोजेनिटी पाई जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में एक रूपता पाई जाती है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रामीण समाज की कृषि से संबंधित समस्या है? ग्रामीण समाज की कृषि से संबंधित समस्या है, तो ऑप्शन ए है साधनों का अभाव, ठीक है, ग्रामीण समाज की समस्या है। ऑप्शन बी है कृषि वित्त की समस्या, काफ़ी किसानों के पास वित्त पैसे इत्यादि की समस्या रहती है, ये भी है। ऑप्शन सी अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली, गांव में ये भी पाया जाता है, अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली भी होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं, सभी समस्याएं ग्रामीण समाज में कृषकों से संबंधित हैं, कृषि की समस्याएं सभी हैं, इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के कारण क्या हैं? यानी बेरोजगारी क्यों होती है ग्रामीण क्षेत्रों में? तो पहला ऑप्शन है इसका है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि। गांव में देखिएगा एक परिवार में कई कई लड़के, परिवार में बच्चे इत्यादि रहते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन बी है ग्रामीण उद्योगों का ह्रास, यानी जो छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हैं, इनकी जो है लगातार कमी होती जा रही है। पहले देखिएगा गांव में दोने पत्ते बनाकर लोग जो है एक व्यवसाय अर्जन कर लेते थे। अब वो जो है थर्माकोल ने ले लिया है, तो एक ये उद्योग धंधा बंद है, तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के रोजगारों का विकास ना होना, यानी कृषि क्षेत्र तो बढ़ नहीं रहा है रोजगार की दृष्टि से, अन्य क्षेत्रों में भी कमी आती रही है। तो ये सभी ऑप्शन जो इसके सही हो जाएंगे, यानी सभी जो है बेरोजगारी के कारण हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जी दर्शकों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उम्मीद है कि जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। नेता का लड़का नेता ही होगा, नेतृत्व के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आनुवंशिक सिद्धांत, ऑप्शन बी है बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत गुणों का सिद्धांत, ऑप्शन डी है स्थिति का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, आनुवंशिक सिद्धांत, यानी नेता का लड़का नेता ही होगा, ये आनुवंशिक जेनेटिक थ्योरी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? ग्रामीण नेता के चुनाव के लिए कौन सी विधि उत्तम है? तो इसमें ऑप्शन ए है निर्वाचन, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी सोशियोमेट्रिक्स, ऑप्शन डी वरीयता। तो इसमें सबसे सही विधि कौन सी है? सोशियोमेट्रिक्स। अब सोशियोमेट्रिक्स क्या होता है, इसको तो बड़े डिटेल में बताना पड़ेगा, फिर भी जो है गांव में एक रेंडमली जाकर जो है अधिकारी लोग उसका सर्वे कर लेते हैं, जिसकी प्राथमिकता ज़्यादा हो जाती है उसी को सोशियोमेट्रिक के आधार पर चुनाव नेता चुन लिया जाता है, ग्रामीण नेता को है। ये अच्छी विधि है जो ग्रामीण में चुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, संचार यानी कम्युनिकेशन
शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है? किस भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लैटिन भाषा। तो कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीखने वाले जो सुनते हैं उसका कितने प्रतिशत धारण कर पाते हैं? यानी सीखने वाले जो भी सुनते हैं उसका कितने प्रतिशत धारण कर पाते हैं? मात्र जो है 20% धारण कर पाते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका, 20%। अगला क्वेश्चन है, सीखने वाले जो कुछ पढ़ते हैं उसका कितने प्रतिशत धारण कर पाते हैं? उसका जो है कितने प्रतिशत धारण कर पाते हैं? 10% धारण कर पाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की स्थिति के तत्व हैं, लर्निंग एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में है शिक्षक व विषय सामग्री, यानी टीचर एंड सब्जेक्ट मटेरियल। ऑप्शन बी है भौतिक सुविधा व शिक्षण सामग्री, इसमें फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड टीचिंग मटेरियल। ऑप्शन सी है सीखने वाला या विद्यार्थी, यानी लर्नर। ये ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन, सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु होता है। सीखने की स्थिति का केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु कौन होता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विषय सामग्री, ऑप्शन सी विद्यार्थी या लर्नर, ऑप्शन डी शिक्षण सामग्री। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विद्यार्थी या लर्नर। विद्यार्थी या लर्नर के बिना टीचर, विषय सामग्री, शिक्षण सामग्री सब बेकार है। तो लर्नर का बहुत ज़रूरी है। केंद्र बिंदु कौन है सीखने की स्थिति का? लर्नर, विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में कुल कितने चरण हैं? सीखने की प्रक्रिया में कुल कितने चरण हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी 6। सीखने की प्रक्रिया में कुल 6 चरण हैं। और सीखने की स्थिति में कितने चरण हैं? सिचुएशन में लर्निंग सिचुएशन में 5 चरण हैं। कितने हैं? 5 चरण हैं। और लर्निंग प्रोसेस में कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं? सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं? ऑप्शन ए ध्यानाकर्षण यानी अटेंशन, ऑप्शन बी रुचि यानी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी इच्छा यानी डिजायर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी सभी। ये सभी जो है सीखने की प्रक्रिया के चरण हैं। और सीखने की प्रक्रिया के कुल कितने चरण होते हैं? अभी मैंने बताया 6 चरण होते हैं। और सीखने की स्थिति के कितने चरण होते हैं? सीखने की स्थिति के 5 चरण होते हैं। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा चरण सीखने की प्रक्रिया का नहीं है? तो पहला है इसमें ऑप्शन ए ध्यानाकर्षण, ऑप्शन बी विश्वास,
ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, मूल्यांकन। जो सीखने की प्रक्रिया के चरण में जो है ऑप्शन सी में है मूल्यांकन। मूल्यांकन नहीं होता है, अटेंशन होता है, विश्वास होता है और प्रयोग एक्शन होता है, मूल्यांकन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम है। सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए में है रुचि, ध्यानाकर्षण, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि। तो ऑप्शन ए ये नहीं है, इसमें ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, प्रयोग और संतुष्टि। इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं AIDCAS। A means attention, I means interest, D means desire, C means conviction, A means action और S means सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम कब शुरू किया? तो इसमें आप लोग जानते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन बी सही है। 1965-66 में राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे ND भी कहते हैं और NDP भी कहते हैं, यानी नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन या कहते हैं, या नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट या प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है।